लेकिन खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की पाकिस्तान आमद और मसरूफियात के हवाले से अहम मालूमात सामने आई हैं, जिनमें नूर खान एयरबेस पर होने वाली मुलाकातों के साथ साथ उनकी पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की रिहाइशगाह यानी आर्मी हाउस जाने और वहां पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ एक अहम मुलाकात की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी जनाब एहसन इकबाल अल मरूफ बंद करो इसे फेम की एक और टॉक शो के अंदर गुफ्तगू इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, क्योंकि ये गुफ्तगू भी जनाब ये जो दौरा था जो है यूएई के प्रेसिडेंट का, उससे मुताबिकत रखती थी या उसके हवाले से इंकशाफात पर मबनी थी। ये वीडियो वायरल क्यों है, इसके ऊपर भी बात करते हैं और ये देखते हैं कि आर्मी हाउस में होने वाली मुलाकात में क्या हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर थे उनकी पाकिस्तानी सदर यानी सदर आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात क्यों ना हो सकी, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और ये देखते हैं जनाब कि ये मामलात अब किस लेवल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कल जो मैंने रात को आपके साथ वीडियो शेयर की थी यमन के हवाले से, और मैंने आपको बताया था कि इस वक्त 3 महाज हैं और उन 3 महाजों के ऊपर चाहे वो यमन है, उर्दन है या शाम है, पाकिस्तान उस वक्त उस सारे जो मंजरनामा है उसकी सेंटर स्टेज पर है। उन महाजों के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं और इसका एक और बड़ा सबूत सामने आया है। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ये जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, उनके दौरे पाकिस्तान के ऊपर एक एलामिया जारी किया है और उस एलामिया की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का ये कहना है कि जमहूरिया यमन में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से की जाने वाली सफारती कोशिशों को सराहता है पाकिस्तान और उनकी हमायत करता है। यमन के मुस्ताफी सदर मंसूर हादी और जनूबी यमन में अबूरी कौंसिल के मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान जो कशीदगी है ये जारी है और दोनों ग्रुप्स के दरमियान खूरेज झड़पें की भी इतलात हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसी पर्सपेक्टिव में इन झड़पों का, जिसका आगाज चंद साल कबल अदन से हुआ था और बाद झड़पों का दायरा जजीरा सक्तरा और दीगर इलाकों तक फैल गया था, और इस दौरान इन झड़पों में सैकड़ों अफराद जो हैं वो मारे जा चुके हैं या जख्मी हुए हैं। इस खूरेज सूरत हाल पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का ये कहना है कि हम यमन की वहदत और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि यमनी फरीकैन ऐसे किसी यकतरफा इकदाम से गुरेज करेंगे जिससे सूरत हाल से मज़ीद कशीदगी पैदा हो। हम तमाम यमनी फरीकैन से भी अपील करते हैं कि वो तयशुदा नुकात की बुनियाद पर एक जामे मुज़ाकराती सियासी हल के लिए तमीरी अंदाज और नेक नीयती से आगे बढ़ें। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में उम्मीद जाहिर की है कि जारी सफारती कोशिशें मुल्क में पायदार अमन के क़याम के लिए ठोस इक़दामात का सबब बनेंगी और उनसे यमनी अवाम की तकालीफ के खात्मे में मदद मिलेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी यमन में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक जुमे को एक बयान में मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमनी अवाम के मफादात के फ़रोग और उनकी सलामती और खुशहाली से मुतल्लिक जायज़ उमंगों की हमायत में सऊदी अरब के तामीरी किरदार को सराहा। बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यमन में इस्तेहकाम और तरक्की को मजबूत बनाने के लिए तमाम इक़दामात की हमायत के अपने अज़्म का अदा करती है और इन कोशिशों की तायीद करती है जो खित्ते की सलामती और खुशहाली में किरदार अदा कर सकें। अब ये जो इनफैक्ट बयान मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे पहले ये जो STS था जो इस वक्त जनूबी यमन पर काबिज है और मुत्तहिदा अरब अमारात उसको सपोर्ट कर रहा है, और इस ये जो STS यानी इत्तेहाद है इसकी तरफ से जनूबी यमन के को एक अलग
اور خود مختار ریاست کو قائم کرنے کی طرف پہلا قدم قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جنوبی یمن انفیکٹ متحدہ عرب امارات کے مفادات کی نگہبانی کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ثابت ہوگا۔ اس حوالے سے یہ جو پس پردہ ملاقاتیں اور یہ جو ساری سلسلہ چل رہا تھا، اس کی تفصیلات میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی یہ ایک ساتھ الائن ہے، اور پاکستان کے لیے انفیکٹ یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے کہ وہ کس طریقے سے سعودی عرب، ترکی کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کو بھی اپنی پالیسیز کے ذریعے اپنے آپ سے الائن کر رکھے گا۔ اسی دوران یہ جو بیک چینل کے رابطے ہیں، اس کے ذریعے سعودی عرب اور ترکی دونوں اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اس معاملے کو پرامن انداز سے آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ شرط عائد کی گئی کہ یہ جو متحدہ عرب امارات کی سرپرستی میں یہ جو STS جو کہ جنوبی یمن، اور جنوبی یمن کا وہ ایریا جہاں پر تیل کے کنویں موجود ہیں، 70% تیل کے کنویں ہیں جو کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے عشیرباد سے قائم ہونے والے STS نے اس کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ سعودی عرب کی شرط یہ تھی کہ یہ جو جنوبی یمن کا ایریا ہے، اس سے STS انخلا کرے گا اور اس کے بعد ہی کسی پرامن تصفیہ کی طرف آگے بڑھا جائے گا۔ STS نے سعودی عرب کی اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد سعودی عرب نے 48 آورز کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ بعد ازاں یہ جو بیک چینل رابطے تھے، جس میں پاکستان بھی الحمدللہ شامل تھا، اس میں اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ یہ جو کنٹرول ہے ان ایریاز کا، جو کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ گروپ کے پاس ہیں، ان ایریاز کی جو مشترکہ نگرانی، یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دونوں کے حمایت یافتہ گروپس مشترکہ طور پر کریں گے، جس کے بعد یہ جو اگلی پیش رفت ہے وہ سامنے آئی، اور پھر پاکستان میں موجودگی کے دوران بھی یہ جو روابط ہیں یہ آگے بڑھے ہیں، جس کے بعد متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے پیس انیشیٹو کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور یہ انفیکٹ پاکستان کی یہ جو سفارتی کامیابی ہے، اس سارے ایشو سے اپنے آپ کو انگیج رکھ کر انوالو کر کے کانفلکٹ ریزالونگ کی طرف لے کے جانا، یہ بہت زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا متحدہ عرب امارات کے جو پریزیڈنٹ ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان، ان کے دورے کو محض کسی ایک پرسپیکٹو سے دیکھنا میرے نزدیک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ جو وزٹ تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس وزٹ کے لیے اسلام آباد کے اندر عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ عدالتیں، اسکول، کالج اور اسلام آباد انتظامیہ کے تحت کام کرنے والے جو تمام ادارے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ نور خان ایئر بیس پر وہ لینڈ کریں گے، اس کے بعد وہ ایوان وزیر اعظم آئیں گے، یہاں پر جو سرکاری لیول پر ان کا استقبال کیا جائے گا، ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا، اس کے بعد یہ جو دو طرفہ گفتگو ہے وہ کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ احسن اقبال صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کل ایک ٹاک شو کے دوران کہ متحدہ عرب امارات کے پریزیڈنٹ اسلام آباد نہیں آئے، وہ نور خان ایئر بیس پر ہی ان کے طیارے نے لینڈ کیا، وہیں پر ان کی تمام تر ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر نور خان ایئر بیس سے ہی وہ واپس فلائی کر گئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کے ساتھ آئے ہوئے جو دیگر ان کے اہل خانہ تھے وہ رحیم یار خان چلے گئے ہیں، اور ممکنہ طور پر یہ جو محمد بن زید ال نہیان ہیں یہ بھی رحیم یار خان ہی پہنچیں گے اگلے چند گھنٹوں میں، جہاں پر وہ یہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ تلور اور ہرن کا شکار کریں گے، جس کے لیے وہاں پر ایک عارضی شہر بھی بسا دیا گیا ہے، اور وہاں پر سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ البتہ یہ جو تھے UAE کے پریزیڈنٹ، انہوں نے نور خان ایئر بیس کے باہر صرف ایک مقام کا وزٹ کیا ہے، اور وہ ہے آرمی ہاؤس، جو کہ پاکستان کے آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی جو آفیشیل رہائش گاہ ہے وہاں پر انہوں نے شرکت کی ہے۔ وہاں پر وہ گئے ہیں، وہاں پر ان کی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی ہاؤس میں
गवर्नमेंट की तरफ से वज़ीर आज़म या कोई और अहम ओहदेदार मौजूद नहीं था। वहाँ पर जो मुलाकात हुई है वो यूएई के प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान ही हुई है। अलबत्ता सीनियर जर्नलिस्ट हैं मोहसिन बेग साहब, उन्होंने भी अब एक टॉक शो में इस बात का इंकशाफ किया है कि ये जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने आर्मी हाउस का विजिट इस वजह से किया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साहबजादी की शादी है और मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रेसिडेंट ने भी इस शादी की तकरीबात में शिरकत के लिए आर्मी हाउस आए थे। और आर्मी हाउस में आने का मतलब उनका यही था कि वो ये जो साहबजादी हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, उनकी शादी के ऊपर उनको नेक ख्वाहिशात एक्सटेंड करें। और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ कितने गहरे ताल्लुकात हैं कि वो उनकी साहबजादी की शादी में शिरकत के लिए यूएई से ऑफिशियल विजिट पर एक दिन के लिए पाकिस्तान आए और यहाँ पर उन्होंने बाकी तमाम मामलात को भी देखा और फिर शादी की तकरीब में शिरकत भी की। अब ये जो मुलाकात थी आर्मी हाउस में, इसके यकीनी तौर पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स तलाश किए जा सकते हैं, जिसमें ये शादी का एस्पेक्ट भी मैंने आपको बताया, दो तरफा ताउन का भी बताया, और उसके साथ साथ ये जो अभी गज़ा के हवाले से सूरत हाल डेवलप हो रही है, जहाँ पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जा रही है, वहाँ पर इस इशू के ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसका स्कोप क्या होगा और गज़ा में अमन को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। तो ये जो विजिट्स इस वक्त हो रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ आला शख्सियात के, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के सेंटर ऑफ द स्टेज पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी मिसाल मैंने आपको यमन के हवाले से आपके सामने रखी है, जहां पर कल तक सूरत हाल शदीद भी थी, सऊदी अरब की रॉयल एयर फोर्स की तरफ से अटैक्स भी किए जा रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद बैक चैनल पर होने वाले राब्तों के ज़रिए ये मामला अब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग की तरफ जा रहा है और यकीनी तौर पर इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है। और शायद यही वजह है कि इसकी तौसीक जो है वो तुर्की की तरफ से भी सामने आई है, जहां पर तुर्की की वजारत खारजा की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें तुर्की ने ये जो क़याम अमन है यमन के में, उसके लिए जो किरदार है अदा करने का, उसका इआदा किया है। और उनका ये कहना है कि सूरत हाल में कशीदगी के बावजूद सऊदी अरब मोहतात और ज़िम्मेदाराना रवैये से यमन में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है और इन कोशिशों में तुर्की सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत करता है। तुर्की यमन की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ और वहाँ पर अमन खुशहाली के क़याम के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों का जो हमायत है वो जारी रखेगा। और इस हवाले से तुर्क वज़ारत ख़ारजा का ये बयान भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनफैक्ट ये वो तमाम कोशिशें हैं जो पसे पर्दा जारी थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम तक पहुंची। और देखना ये है कि अब ये जो मसालियाती अमन यमन के लिए शुरू किया गया है, ये अब किस लेवल पर जाएगा और इसके नतीजे में यमन के जो मुतहारब फरीकैन हैं वो किस फार्मूले पर मुत्तफिक होकर जंग बंदी पर आमादा होंगे। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।